नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल साइर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये मैथ की आज 7वीं क्लास है। आज की क्लास में हम लोग योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, जुड़वाभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपवर्तक या गुणज क्या होते हैं, अपवर्तक या विभाजक किसे कहते हैं, आदि चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग हमसे जुड़ जाइए। देखिए क्या लिखा है, योगात्मक या योज्य प्रतिलोम। अगर कोई संख्या दी गई, उसका योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है माइनस ब्रैकेट में दी गई संख्या। अब जैसे यहाँ पूछा है -18 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब देखिए इसे हम लिख लेते हैं, माइनस ब्रैकेट में दी गई संख्या हमारी कितनी है, 18 है। अब जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, +18। तो -18 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +18 होगा। अब देखिए एक बटे के रूप में दिया है, लिखा है 3 + 8/9 का योगात्मक प्रतिलोम। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। अब देखिए कैसे बदलेंगे, 9 तिरिक 27, 27 + 8 हो जाएगा 35। तो हम लिख लेंगे 35/9। तो हमारी ये संख्या आ गई। अब 35/9 माइनस लगाएंगे ब्रैकेट में संख्या, 35/9। तो यही हमारा क्या हो गया, 3 + 8/9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -35/9। चलिए आगे हम लोग समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब देखिए लिखा है गुणात्मक प्रतिलोम, 1 दी गई संख्या या संख्या का व्युत्क्रम, अर्थात कोई संख्या दी गई हो और उसका एक गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उस संख्या का व्युत्क्रम लिख दीजिए या 1 के बटे में उस संख्या को लिख दीजिए। जैसे यहाँ देखिए पूछा 8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब 1 दी गई संख्या, पहले 1 लिख लेंगे, संख्या कौन सी हमारी 8 है। तो 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 8 का यही क्या है, व्युत्क्रम भी है। चलिए नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। वैसे नंबर सिस्टम हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए क्या लिखा, अंक या दाशमिक नंबर। अंक या दाशमिक नंबर हमारे कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही जो आपकी 10 संख्याएं हैं 0 से लेकर 9 तक, यही आपके क्या बोले जाते हैं, दाशमिक नंबर। इन्हीं नंबरों को मिलाकर सारी संख्याएं बनती हैं। अब चलिए हम लोग प्राकृतिक संख्या को एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएँ वो होती हैं जिनसे हम किसी चीज़ की गणना करते हैं, गिनती करते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। जैसे आपकी दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहीं ना कहीं इन्हीं संख्याओं से हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं। जैसे किसी कमरे में कुछ लड़के, हम बोल दे कितने लड़के आप गिन के बताएं, 10 लड़के हैं। तो क्या है, कैसे गिनेंगे, एक ही से तो गिनेंगे, 0 से तो गिनेंगे नहीं। तो गिनती की जो संख्याएं होती हैं वही हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अनंत होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। चलिए आगे हम लोग भाज्य संख्या को समझते हैं। अब देखिए लिखा भाज्य संयुक्त या यौगिक संख्या। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो। कहने का मतलब है कि कोई संख्या दी हो, वह 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, किसी एक और संख्या से विभाजित हो, तो क्या होती है, भाज्य संख्या होती हैं। वे प्राकृतिक संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। अपवर्तक मतलब विभाजक, अर्थात कोई संख्या हो जो कम से कम उसके कितने अपवर्तक हो, 3 हो, 4 हो, 2 से अधिक हो। अब देखिए जैसे दिया है 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखिए ये जो 4 है ये 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और क्या है, और 4 से भी, उससे 2 से भी कटेगा। तो क्या हो गया, इसके अपवर्तक संख्या 3 हो गई। अब ऐसे 6 को ले लिए, 6 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या दी हो, उसके कम से कम 3 विभाजक हों, कम से कम 3 विभाजक हों, तो संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। चलिए अभाज्य संख्याओं को समझ लेते हैं। लिखा है अभाज्य, असंयुक्त या ऋण संख्याएं। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, 1 से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं
जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। अर्थात कोई संख्या दी हो तो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। देखिए जैसे दिया है 2, 3, 5, 7, 11 आदि, तो ये क्या हमारी अभाज्य असंयुक्त ऋण संख्याएं हैं। अब 2 को जैसे हमें काटना है, 2 एक से कटेगी, खुद से कटेगी और किसी और संख्या से नहीं कटेंगी। तो अभाज्य संख्याओं की यही कंडीशन होती है, वो खुद से कटेंगी, एक से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी, तो वही क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब जैसे पूछ ले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2 है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। और पूछा जाता है एक क्वेश्चन एग्जाम में कि 1 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए हम लोग समझते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याओं में 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। क्या कह रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं में 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 2 होता है। अगर आपसे कहीं पूछे कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, तो आप सबसे पहले देखेंगे जो वो 2 संख्याएं दी हैं वो अभाज्य हैं कि नहीं। अगर वो अभाज्य हैं उसके बाद आप देखेंगे कि उनके बीच का अंतर 2 है कि नहीं। अगर वो दोनों अभाज्य भी हैं और उनके बीच का अंतर 2 है तो वो संख्याएँ कैसी होंगी, जुड़वा अभाज्य संख्याएँ होंगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, दिया है 3 और 5। अब देखिए 3 और 5 हमारी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएँ हैं, तो एक कंडीशन तो ये सही हो गई। अब इनके बीच का अंतर देखेंगे, इनके बीच का अंतर 3 और 5 का अंतर क्या होगा, 2 होगा, अर्थात ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएँ हैं। अब ऐसे 5 और 7 को देख लेते हैं, और देखिए 5 और 7 भी हमारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएँ हैं और इनके बीच का अंतर 2 है, तो ये भी हमारी क्या हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएँ हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं अब सह अभाज्य असहभाज्य संख्याएँ। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का मासापा अर्थात महत्तम समापवर्त 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी। कह रहा है कि अगर कहीं 2 संख्याएं दी हों, उनका महत्तम समापवर्त 1 हो तो संख्याएं कैसी होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। या 2 कर्मागत संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। अगर कहीं पर 2 कर्मागत संख्याएं भी दी हों तो वो भी क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। एक कंडीशन और दिया है, देखिए क्या कह रहा है, सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। जैसे दिया है उदाहरण में देख लेते हैं 1, 2। अब देखिए ये क्या है, हमारी कर्मागत संख्याएं हैं 1, 2, तो एक कंडीशन ये तो कर्मागत अगर हैं तो भी सहअभाज्य होंगी। अब अगर इनका मासापा निकालेंगे तो मासापा इसका 1 ही आएगा, तो ये भी सहअभाज्य संख्या है। तो अगर कहीं पर कर्मागत हों 2 संख्याएं या उनका मासापा 1 हो तो क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। और जितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए एक बार फिर से परिमेय संख्याओं को समझ लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं को पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं p/q के रूप में होती हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब चलिए परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ बातों को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये भी परिमेय होती हैं। 22/7 हमारा जो वो भी परिमेय संख्या है, पाई का मान ही 22/7 होता है। और लेकिन अगर कहीं पाई दिया हो, इस तरह लिखा हो पाई, तो पाई आपका अपरिमेय हो जाता है। लेकिन अगर 22/7 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। चलिए कुछ और समझते हैं। देखिए अगर कहीं शांत दशमलव हो, अगर शांत दशमलव वो भी परिमेय संख्या होंगी। जैसे आपका 2.5, 3.125, 9.25, तो अगर इस तरह कहीं शांत दशमलव आपको मिल जाए तो वो भी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखिए एक और दिया है पुनरावृत्त या अविरिक्त दशमलव, तो ये अगर ऐसी संख्याएं कहीं मिल जाए पुनरावृत्त वाली दशमलव में, वो भी परिमेय संख्याएं होंगी। देखिए जैसे लिखा 3 दशमलव, फिर उसके बाद 3, 3, 3। अब देखिए यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर इस तरह कहीं आपको मिल जाए तो अगर पूछ ले कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप बताएंगे ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब पूर्ण वर्ग वाले, अगर कहीं पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं मिल जाती हैं तो भी आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे लिखा अंडर रूट के अंदर
36 जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना 6। ऐसे 49 है अंडर रूट के अंदर, इसका वर्गमूल कितना आएगा 7। अगर पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं मिल जाएं तो भी क्या होंगी, वो भी परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए अपरिमेय संख्याओं को समझ लेते हैं। लिखा है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे रूट के अंदर 2, अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर 7। अगर रूट के अंदर कहीं संख्याएं इस तरह मिल जाएं, अगर पूर्ण वर्ग ना हो तो क्या होंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई तो हमारी अपरिमेय संख्या। अगर कहीं ऐसे आपको अशांत दशमलव मिल जाए, देखिए लिखा 4.1 2 3 4 5 अशांत, इसको अशांत दशमलव बोलते हैं, तो वे भी हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए एक नोट देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। नोट में 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भागफल परिमेय हो सकता है। 2 संख्याओं का गुणनफल और भागफल परिमेय हो सकता है जब उसके अपरिमेय गुणनफल समान हो। अब देखिए उदाहरण में जैसे दिया है √7 गुणे √7। अब देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन दोनों क्या है, समान है। √7 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 7। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया 2 गुणे 7, जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 14। 14 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपको इस तरह कहीं मिल जाएं तो आप इस तरह कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक अवास्तविक। अब वास्तविक के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं, जितनी भी काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, अवास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। चलिए काल्पनिक संख्याओं को समझ लेते हैं। वे संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस में लिखी हों वे क्या होंगी, हमारी काल्पनिक संख्याएं। जैसे लिखा अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट -6, ये सब संख्याएं हमारी क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं अपवर्त या गुणज। अपवर्त या गुणज, किसी संख्या के अपवर्त पहाड़े के रूप में बढ़ते हुए मान होते हैं। अर्थात कोई संख्या हो और वो गुणे के रूप में बढ़ रही हो तो ही क्या होते हैं, हमारे अपवर्त या गुणज होते हैं। किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। लिखा है जैसे 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3, 8 गुणे 4, 8 गुणे 5, 8 गुणे 6। अब 8 कन्नन 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48। अब देखिए ये गुणे के रूप में बढ़ रही हैं तो यही क्या होते हैं, हमारे अपवर्त होते हैं। और ये आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या के अपवर्तों की संख्या क्या होती, अनंत होती है। चलिए हम लोग अपवर्तक या विभाजक देखते हैं। किसी भी संख्या के अपवर्तक वे होते हैं जो संख्याओं को विभाजित करते हैं। किसी भी संख्या के अपवर्तक वे होते हैं जो संख्याओं को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जैसे हम पूछ लें 9 के अपवर्तकों की संख्या क्या होगी। अब हमको ये देखना है कि 9 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती हैं। अब देखिए 9 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करेंगी। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद 9 से कटेगा। तो 9 के कितने अपवर्तक हो गए, अर्थात विभाजक हो गए। तो 9 के कितने हो गए, 3 विभाजक हो गए। तो अपवर्तक मतलब होता है विभाजक। अगर कहीं आपसे पूछ लें किसी संख्या के अपवर्तक तो आप सबसे पहले देखेंगे वो संख्या कितने संख्याओं से कट रही है, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, अपवर्तक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अपवर्तक ज्ञात करने के नियम। अगर इस तरह कहीं दिया हो, लिखा है कि 120 के अपवर्तकों की संख्या होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 को अभाज्य गुणनखंड में लिख लेंगे। अब देखिए ऐसे लिख लेंगे 120 को 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 24 पंजे 120। अब देखिए 2 का गुणा कितनी बार हुआ, 3 है, 3 बार हुआ। तो हम लिख लेंगे 2 की घात 3। 3 एक ही बार आया है, 3 की घात 1। 5 एक बार आया, 5 की घात 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो घातें हमारी उसमें एक एक जोड़ेंगे और उनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए 2 की घात कितना है, 3। 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। यहाँ 3 की घात 1 है। अब 1 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 5 की घात 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2। अब इसी का आपस में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 120 के अपवर्तकों की संख्या कितनी हमारी, 16 है। चलिए अभाज्य पदों का निकालना सीखते हैं। जैसे अभाज्य पद कैसे निकाला जाता है, कहीं पूछ ले कि अभाज्य पद। अब देखिए दिया है 18 गुणे 27 गुणे 44 और पूछा है इसमें अभाज्य पदों की संख्या कितनी है। तो हम 18 को अगर तोड़ेंगे
अभाज्य पद में तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 त्रिक 18, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 44 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 11, 2 दूनी 4, 11 चौक 44। अब ये अभाज्य पदों में हमने इनको तोड़ लिया, अब गिन लेंगे, सभी को गिनेंगे। अब गिनने पर हमारा कितना आ गया 9, तो अभाज्य पदों की संख्या कितनी हो गई 9। चलिए आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर घात के रूप में दिया हो। अब देखिए जैसे लिखा है 14 की घात 10 गुणे 9 की घात 5 गुणे 28 की घात 3 में अभाज्य पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम 14 को तोड़ेंगे अभाज्य पद में, तो इसको लिखेंगे क्या, 14 जब तोड़ेंगे 2 गुणे 7 पूरे घात 10 लगा लेंगे। फिर ऐसे 9 को तोड़ेंगे 9 प्लस, अब 9 को तोड़ेंगे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 पूरे घात 5। फिर ऐसे 28 को तोड़ लेंगे 2 दूनी 4, 4 7 गुणे 7, 7 चौक 28 पूरे घात 3। अब ये जो अंदर जितने पद होते हैं उनका घात में गुणा कर देंगे। देखिए इसमें अंदर कितने पद है, 2 हैं, तो 10 गुणे 2 हो जाएगा। ऐसे अंदर इसमें कितने 3 हैं तो 2 हैं, इसमें भी 2 हैं तो 5 गुणे 2, इसमें 3 है 3 गुणे 3। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9। अब इनको जोड़ लेंगे 20 10 30 9 39। तो अभाज्य पदों की संख्या कितनी है इसमें 39 है। चलिए n अंकों की कुल संख्याएं निकालना सीखते हैं हम लोग, अगर कहीं पूछ लें। देखिए क्या लिखा है, संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति में 9 अंकों की कुल संख्याएं होंगी। तो इसका सूत्र क्या होता है n अंकों की कुल संख्याएं निकालने का, इसका सूत्र होता है 9 गुणे 10 की घात माइनस n माइनस 1। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में पूछा है संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्याएँ हैं, 3 अंकों की कुल संख्या, तो n बराबर हमें कितना दे दिया, n बराबर 3 दे दिया है। अब हम इसको 3 को सूत्र में लिखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 9 गुणे 10 की घात 3 माइनस 1, n माइनस 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ आगे क्या करेंगे, 9 गुणे 10 की घात 3 में से 1 निकलेगा, बचेगा 10 की घात 2। अब 10 की घात 2 का मतलब होता है 10 का गुणा 2 बार, 10 दहाई 100, तो 9 गुणे 100। अब 100 का 9 में गुणा करेंगे हो जाएगा 9। तो यही क्या है 3 अंकों की कुल हमारी संख्याएं हैं। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 260 पृष्ठ की पुस्तक लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब 260 पृष्ठ में सबसे पहले हम देखेंगे 260 में कुल कितनी हमारी इकाई के अंक हैं। तो इकाई के अंक हमारे कितने हैं, 9 हैं, 1 से 9 तक। फिर उसके बाद देखेंगे दहाई के अंक कितने हैं। अब देखिए दहाई के अंक 9 तो हमारे इधर इकाई के निकल गए, उधर 100 से शुरू हो जाएंगे आपके, उधर सैकड़े के 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू हो जाएंगी। तो 9 इधर 1 उधर, अर्थात हमारी कितनी है दहाई के अंक 90 हैं, 90 हैं। अब हमें ऐसे जाना तो 90 का गुणा कितनी बार हो जाएगा, दहाई का अंक 2 होते हैं तो 90 में 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 180। अब सैकड़े का देख लेंगे। अब सैकड़ा हमारा 100 से शुरू हो रहा है, 100 से लेकर 200 के बीच 101 ये हो रहे हैं, फिर 200 से 260 अर्थात 7 उधर हो रहे हैं, तो 101 और 60 161 हो जाएंगे। तो 161 में 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 483। अब 9 180 483 इसको आपस में जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना हमारा 672। अर्थात 260 पृष्ठ की पुस्तक लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 672 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा है 150 पृष्ठों की पुस्तक लिखने में अंकों का प्रयोग होगा। अब इसमें सबसे पहले इकाई का अंक निकालेंगे। इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा 9। अब दहाई का अंक 90 गुणे 2 180। अब देखिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, अब 51 होगी। 100 मतलब 100 हो गया, 100 से लेके 150 तक, 50 उधर 1 इधर, 51 गुणे 3 करेंगे तो 153 आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ लेंगे आ जाएगा 342। तो 150 पृष्ठों की पुस्तक लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, 342 अंकों का। अब चलिए आगे देखते हैं निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब होता है धनात्मक मान। किसी भी संख्या का धनात्मक मान ही क्या होता है, निरपेक्ष मान होता है। देखिए लिखा है किसी संख्या का प्रायः धनात्मक मान निरपेक्ष मान होता है। इसे मॉड से व्यक्त करते हैं, इसे मॉड से व्यक्त करते हैं। जैसे दिया है -13 का निरपेक्ष मान, तो -13 का निरपेक्ष मान +13 होगा। तो यही धनात्मक मान जो होता है वही निरपेक्ष मान होता है। देखिए एक और लिखा है मॉड के अंदर -9 का निरपेक्ष मान, तो इसका कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।